ठीक है। सभी को नमस्कार। आज ग्रुप बी का जो जीके का पेपर हुआ है, आप सब लोग जो देख करके आए हैं या आगामी जो सी और डी वाले हैं उन्होंने भी देखा होगा। अच्छा पेपर बनाया गया है और मेरे विचार से जिनकी अच्छी तैयारी थी उनके शायद 40% में दिक्कत में मुझे लगता है नहीं आएगी। अपवाद स्वरूप कोई कैंडिडेट किसी की गलती हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन अब जो ग्रुप सी डी वाले हैं वो इन दोनों पेपरों से क्या सीख ले सकते हैं। और अभी जैसे ज्योग्राफी का जो पेपर है कल, तो ज्योग्राफी वाले खास तौर से क्या ध्यान रख लें उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि 75 जो प्रश्न थे उसमें से 10 प्रश्न पिछले के अंदर ग्रुप ए के अंदर भी देखा था हमने, ज्योग्राफी राजस्थान के भूगोल के थे, और ग्रुप बी के अंदर भी 10 प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी के थे। और 10 के 10 प्रश्न मेरे विचार से हम लोगों ने जो मिलकर के प्रयास किया था उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट हो रहे थे। हालांकि बाकी जिन साथियों ने भी अच्छा प्रयास किया था उनके अकॉर्डिंग भी शायद ये प्रश्न अटेम्प्ट होने वाले थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात करूंगा हमने जो एक तरह से मिलके जो प्रयास किया उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, और कल वाला जो पेपर है ज्योग्राफी का उसमें हमें क्या ध्यान रखनी है, और सी और डी ग्रुप वाले हैं उनको खासतौर से राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर वो क्या क्या ध्यान रख करके चले जाएं, ये चर्चा है। ये जो पेपर आप देख रहे हो इसमें पहला जो सवाल दिया है राजस्थान की ज्योग्राफी का, वही फिर वापस नदियों से संबंधित आ गया। मैंने ग्रुप ए का जब पेपर देखा था तब भी आपके सामने बात की थी कि भाई नदियों से संबंधित जो प्रश्न है वो बार बार सहायक नदियों के ऊपर खास तौर से पूछे जा रहे हैं, या फिर उनके डायरेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो वापस फिर वही पुनरावृत्ति हो गई एक तरह से कि अब की बार थोड़ा सा प्रश्न का स्वरूप चेंज कर दिया, और स्वरूप चेंज करके आपसे इतना पूछ लिया कि पिछले के अंदर ऐसे दे रखा था ए बी सी, मतलब इस प्रकार से कौन कौन से उससे संबंधित हैं, उसकी सहायक नदियों से संबंधित। यहां पर जो प्रश्न दिया है उसमें आपको ऐसे दे दिया कि साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदियां उपयुक्त में से कितनी हैं। ये प्रश्न एक तरह से जब आगे आप मानसिक रूप से प्रिपेयर रहें कि कल का जो ज्योग्राफी का पेपर होगा मेरे विचार से उसमें आपको ऐसे काफी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो पहले से तैयार रहें कि भी 1 2 3 4 वाला ऐसे ऑप्शन है, इस ऑप्शन के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, या आपके सामने ऐसे ये दे करके कि ये किससे संबंधित सहायक नदियां हैं ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो यहां पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि अनास वाकल हथमती से, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको अगर ठीक से व्यवस्थित करके अगर चले हैं तो इस पेपर के अंदर बहुत अच्छी सहायता होने वाली आपको है। यहां पर यह भी प्रश्न पहले से पूछा गया है, मैंने आपको पहले यहां पे दिखाया था, ये देखिए आप कि साबरमती की जो सहायक नदियों की बात की गई है, ये सारे जो स्टार लगा रखे हैं ये सारी सहायक नदियां पूछी गई है। देखो अब यहां पर वाकल की बात उन्होंने कर ली, हथमती की बात की, और इसके अलावा सेई की बात की। ये तीन यहां पर आपने देखा, वाकल की बात आ गई, सेई की बात आ गई, हथमती की बात आ गई, इसका मतलब तीनों साबरमती से संबंधित हैं। और चौथा ऑप्शन आपके पास में बचा अनास। ये देखिए अब पीछे वाले में यहां से ही पूछा था प्रश्न कि आपने देखा कि माही, ये जो यहां पर दिखा रखा है कि माई नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें सोम, जाखम, अनास, साप, मोरेन, एराव, ईरू, भादर, हरण, ये सारी नदियां पूछी गई थी। तो यहां पर अब इस पेपर में उन्होंने क्या दे दिया, अनास, और हमसे ऐसे पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि कौन कौन से उससे संबंधित हैं, सिर्फ ऐसे पूछा कि कितनी संबंधित हैं। तो उसमें आपकी ये एक संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित हो गई, माई से संबंधित हो गई। बाकी ये जो तीनों शब्द, ये जो तीन जो नदियों की, वाकल की बात करेंगे, हथमती की बात करेंगे, सेई की बात करेंगे, ये तीनों साबरमती से संबंधित हैं। इसका मतलब इसका उत्तर आप करके आए हो कि केवल 3 ठीक हैं। निम्न में से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदी है, ऐसा भी हो सकता है कितनी नहीं है, तो फिर यहां पर तो है यही पूछा है, तो नहीं है तो उस कंडीशन में कई बार है हम तो ये देख लेते हैं कि आगे प्रश्न के अंदर ऐसे हो सकते हैं आपके सामने कि ऊपर निम्नलिखित पे विचार कीजिए कितने साबरमती से संबंधित सहायक नदियां नहीं है, ये लगा देगा तो हमने 3 करके भी फिर गलत कर लेते हैं। लेकिन यहां पे सीधा पूछा है कि इससे संबंधित कितनी है, तो केवल
3 इससे संबंधित हैं। नहीं पूछते तो फिर 1 हो जाता, क्योंकि वो माई से संबंधित है। और अब जो ग्रुप सी और डी वाले हैं वो भी खासतौर से सहायक नदियों का उद्गम स्थल, नदियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण क्रम से आप जरूर ध्यान रखें। और कल वाले जो पेपर है ज्योग्राफी वाले, उसमें भी ऐसा कुछ न कुछ हमें देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। अब दूसरा जो ये प्रश्न है, बहुत बार मैंने कहा था कि राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं उसमें खास तौर से 2 के ऊपर विशेष तौर से फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पिछले जो पेपर ग्रुप 1 के अंदर था उसमें मिट्टी से संबंधित प्रश्न नहीं था। मैंने प्रश्न पहले दिन जो क्लास थी उसमें मैंने बात की थी कि इसमें मृदा वाला जो टॉपिक है उसको छोड़ रखा है। तो 2 जो खास तौर से, एक तो अमेरिकन पद्धति के आधार पर और राजस्थान कृषि विभाग वाला जो है उससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यही प्रश्न सेम यहाँ पे किया है कि कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब ग्रुप सी और डी में वापस यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसमें आपसे या तो सुमेलित करवा सकते हैं या फिर आपके सामने राजस्थान का जो नवीन एक तरह से अमेरिकन पद्धति आधार पर जो 5 भागों के अंदर मृदा का वर्गीकरण किया गया है वहां से और उसके जो उपभाग हैं उनसे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, या वो मिट्टी कहां पे पाई जाती है ऐसा प्रश्न पूछा जाए। यहां पे दिया कि कृषि विभाग के अकॉर्डिंग उदयपुर और कोटा में कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। ये प्रश्न बार बार यहां से पूछा जा रहा है। इसमें बहुत सारे ये जो स्टार जो लगा रखे हैं, कल वाले ज्योग्राफी वाला जो पेपर है उसके अंदर भी यहां से पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राह नहीं है। प्रश्न यही दिया है कि आप देखोगे उदयपुर और कोटा की बात आ गई, ये रहा, यहां पे स्टार लगा दिया हमने, पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में विशेष तौर से कौन सी है। इसी प्रकार से साइरोजक्स रेवेरिना गंगानगर की है, जिप्सीफेरस बीकानेर की है, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर बीकानेर है। तो ये जो प्रश्न है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर सी और डी ग्रुप वाले हैं वो भी ध्यान रखें, और कल वाले जो ज्योग्राफी वाले हैं वो भी इसके लिए तैयार रहें। मैच करवा सकते हैं या कहां कहां पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस एरिया से संबंधित है, या फिर आपसे जैसे एक जलवायु वाला दे रखा है वैसे आपसे चिन्हित भी करवाई जा सकती है मैप के ऊपर भी। तो ये हमारे सामने आ गया कि भी पर्वतीय मृदा से संबंधित होगी कृषि विभाग का। तो पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में खास तौर से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर प्रश्न अगर देखा जाए, ये सामान्य परिचय से संबंधित है। बहुत सामान्य से मैंने कहा था कई बार स्टेटमेंट देकर के हमसे गलतियां करवाता है। ये चारों स्टेटमेंट अलग अलग जगह से लेकर के दे दिए हैं। जैसे राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं, ऐसा पूछा है। सही पूछ सकते हैं, गलत पूछ सकते हैं। ये आप पेपर के अंदर जरूर देख ले। कई बार हम सही का चयन कर लेते हैं लेकिन वो गलत पूछ लेता है, तो वो भी ध्यान कर ले, उसके लैंग्वेज प्रश्न के ठीक से पढ़ ले। यहां पे यही पूछा है कि कितने कथन सही हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी है। ये यहां पे हमने हमारे विचार से काफी शॉर्ट के अंदर चीजें करने की कोशिश की, क्योंकि पुराने जो पेपरों का एनालिसिस करते हुए बातें की गई। फालतू घणों कचरो पढ़ने की मेरा आइडिया जरूरत को नहीं हुआ। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की आपने बात की, ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा, ये देशांतरीय विस्तार यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसका पूर्वी जो भाग है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने ये भी है, ये देखो कि सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है, अक्षांश और देशांतर के दोनों। अब इसमें 2 चीजें और लिखी हैं। दो चीजें जो यहां पर और लिखी हैं उसमें एक तो पूर्व पश्चिम चौड़ाई की बात की गई है, एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित बात की गई है। तो पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है यहां पे लिखा है 896 किलोमीटर। आप यहां पे देखिए पूर्व पश्चिम राजस्थान का जो विस्तार है, ये भी बार बार स्टेटमेंट पूछा गया। मैंने क्लास के अंदर भी बात की थी कि भाई ये देखो मील के अंदर भी पूछा गया, किलोमीटर में भी पूछा गया। तो 869 किलोमीटर है। इसने क्या कर दिया, 869 को ऐसे कर दिया, 8-9 पहले लिख दिया, ऐसे कर दिया 896। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट था वो गलत है। और एक दिया अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित, जो अगले पेज के अंदर हमने यहां पे लिखा है।
राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। उसने 1070 नहीं दे करके 1078 किलोमीटर दे दिया। इसका मतलब दो स्टेटमेंट ठीक लिखे और दो स्टेटमेंट गलत लिखे, तो इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन ठीक हैं? तो केवल दो कथन ठीक हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारा ये आ गया। राजस्थान के भौतिक भूभाग से संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने बता दी कि दो तीन खासतौर से एरिया इन्होंने चूज कर रखे हैं। एक एरिया अरावली वाला है जिसमें अरावली की चोटियां या अरावली की जो शाखाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, और दूसरा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार की जो विशेष भू आकृतियां हैं या उनकी जो ऊंचाई वाली जो जगह है उनको पूछा जा रहा है, या फिर तीसरा दर्रे से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, या फिर अरावली के संबंध में उत्तर दक्षिणी मध्य की इस प्रकार से मध्य की बात कर लेंगे, उत्तरी की बात कर लेंगे, दक्षिणी अरावली की चोटियों की बात करते हैं या क्रम से बात करते हैं। ये पठारी भाग से संबंधित प्रश्न आया है यहीं पे भौतिक भूभाग का। अगले सी और डी ग्रुप में भी आपको भौतिक भूभागों से संबंधित प्रश्न है, आपको या तो हाड़ौती के पठार से संबंधित मिलेगा या अरावली की चोटियों और दर्रों से संबंधित प्रश्न मिलेगा। यहां पे लिखा है लसाड़िया का विच्छेदित व कटापटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है। हमने यहाँ पे डायग्राम बना के लिखा था, उसके बाद में आगे लैंग्वेज लिखी है, ये आप देख लीजिए। भोराट का पठार आ गया, भोमट का पठार आ गया, फिर भोमट के पठार के बाद में यहां पे हमने दिखाया कि जयसमंद झील, और जयसमंद झील के पूर्व में आप देखोगे तो लसाड़िया का कटाफटा पठारी भाग है जो पहले उदयपुर में था, वर्तमान में सलुम्बर में है। तो ये सारे प्रश्न एक तरह से इस प्रकार से जो है वो बार बार पूछे गए हैं। लतों उठा ले एक बार कदे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है ना, तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ये जो किया है हमने यहाँ पे, ये भी प्रश्न एससी और एसटी दोनों की बात की गई है। ये सारे जो स्टार लगा रखे हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बिना पूछड़ा को नहीं है कठी। तो बोलिए से सारा ही पूछड़ा है कि आप खुद देख लीजिए, या तो पूछे गए या उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। यहां पे लिखा है एससी एससी के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की गई है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो राजसमंद के अंदर है। तो आगे आपको एससी एसटी के संदर्भ में प्रश्न हो सकता है, या फिर साक्षरता से संबंधित बात की जा सकती है, जनसंख्या घनत्व वितरण से संबंधित, तो खासतौर से डाटा से संबंधित प्रश्न आपको 100% सी और डी ग्रुप में यहां से देखने को मिलेगा। और कल वाला जो पेपर है ज्योग्राफी वाला, तो उसके अंदर तो है ही है। तो ये आ गया पीछे वाला जो प्रश्न था कि भाई 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो राजसमंद का है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात की गई है कि नीचे दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में एक्स छायांकित भाग थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रदर्शित किया गया है मानचित्र के अंदर। थॉर्नथवेट का बार बार पूछा जाता है, या तो आपसे पिछले के अंदर देखा था हमने, पिछले के अंदर समदाब रेखाओं से संबंधित पूछा था, इस बार इसमें थॉर्नथवेट का पूछ लिया। नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें या तो कोपेन का आ जाएगा या थॉर्नथवेट के जिले सम्मिलित करवा लेंगे, या फिर जो समवर्षा रेखा से संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से जिले से, तो उसको भी आप खासतौर से देख करके चले जाएं। यहां पर ये जो आप देखिए ये एरिया दिया है थॉर्नथवेट की, अगर बात की जाए ये रहा ऊपर वाला DB-W, जो उत्तर वाले इस एरिया को इन्होंने ऐसे ऐसे करके दे रखा है। तो थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा, DB-W, ये थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग आ गया। अगला प्रश्न अगर आप देखें, ये इस प्रश्न की मैं बात बताता हूं। वैसे तो ये एक शब्द से ही इसमें बैठ रहा है कि भाई लिग्नाइट की अगर बात की जाए, आपको एक लिग्नाइट आ रहा है कपूर्डी और जालिपा, बी के अंदर एक,
ये एक के अंदर ही है, इससे ही हो जाएगा। हालांकि बाकी अगर देखोगे तो पन्ने की अगर बात करें, गम गुर्राह की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद में रॉक फॉस्फेट की बात करते हो तो 2 नंबर राम का मुन्ना, बेराइटस की बात करें तो 3 जाहिर का खेड़ा। ये राजस्थान खनन विभाग की जो साइट के ऊपर कुछ 5-7 पेज दे रखे हैं, ये सारे के सारे शब्द एक तरह से उसी में से उठाए गए हैं। इस प्रकार की कुछ पीडीएफ होगी जो लास्ट में आपको टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसके ऊपर डाल दी जाएगी। एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि सी और डी ग्रुप वालों के सामने भी उसी में से मेरे विचार से आपके सामने शब्द होने वाले हैं, क्योंकि ये जो पेपर जो बना रखा है उसमें ये जो शब्द सीधे के सीधे पहले या दूसरी लाइन में से उठाए गए, इस प्रकार की ये राजस्थान खनन विभाग की एक पीडीएफ है, तो वो आपको मिल जाएगी, या आपने पहले से देख रखी है तो ठीक है, नहीं तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ से ही बना रखे हैं। इस प्रकार से बेराइटस की बात करेंगे, कैल्साइट की बात करते हो, मिट्टी की बात करते हैं, तो दोनों पेपरों के अंदर जो प्रश्न आए हैं वो हूबहूब यहीं से ये आ गया ना, इस प्रकार से सारे के सारे। तो कुछ कुछ जो सिलेक्टेड से नाम जो अटपटे से आपको लगते हैं उनको एक बार आप प्रथम दृष्टया जरूर देख करके चले जाएं। कुछ बाकी हालांकि हमने जो नोट्स में लिख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसके ऊपर आप नजर जरूर मार लें। तो ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, और आपके पास है तो सबसे अच्छी बात है, या साइट से आप खुद ही चेक कर लें, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 शब्द ऐसे आए थे। गमगुर्रा राजसमंद के अंदर दे रखा है, पन्ना का राम का मुन्ना रॉक फॉस्फेट की बात कर ली, बांसवाड़ा का अजय, जहीर का खेड़ा बेराइटस, अलवर के अंदर आ गई। और ये हमने यहाँ पे कोयले की जो बात कर रखी थी उसमें अगर एक आ रहा था कपूरडी, और क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो हम बात कर रहे थे लिग्नाइट का ही उत्पादन होता है, तो यहाँ पे इन्होंने कपूरडी की बात कर ली और गिरल की बात कर ली, जालिपा की बात की बाड़मेर के अंदर, तो यहाँ से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, लिग्नाइट यानी भूरे कोयले का। तो प्रश्न तो एक से काम चल रहा था, लेकिन 3 शब्द हमने नहीं लिखे थे, ये इसी खनन विभाग वाली जो साइट है उसमें से दिए गए। तो सी और डी ग्रुप वाले इसको खास तौर से एक बार जरूर देख करके चले जाएं, और बाकी अगर वक्त मिले तो कल पेपर है, उसके लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार 15-10 मिनट का समय निकाल करके कुछ जो आपको नया शब्द अगर लगे तो उसको एक बार कुछ 5-7-10 शब्द जरूर मेंशन करके चले जाएं, जो जैसे ये शब्द आप जहां से लिखे हैं उसके आसपास के। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से फायदा होगा। पिछले में पर्यटन से पूछ लिया, यहाँ पे परिवहन से संबंधित पूछ लिया। ये जो अगर हम बात करें कि दिल्ली वडोदरा जो है, दिल्ली मुंबई जो ग्रीनफील्ड है उसी का एक हिस्सा है, ये रहा, ये हमने यहां पे किया था दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इससे राजस्थान के जो पूर्वी जो जिले हैं जिसके अंदर आप डींग की बात करते हो, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, ये जो एरिया है वो लाभान्वित होगा या वो इसके अंदर आएंगे, किसको फायदा होगा, ये जिले पूछे तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो इसके अंदर आपके ये नीचे वाले आ जाएगा भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़, यानी राजस्थान का ये वाला जो एरिया है वो। क्योंकि बाकी तो इसमें तीनों जो ऑप्शन हैं वो मिड या पश्चिम वाले दे रखे हैं, यहां से कर लिया। अगले जो पेपर हैं उनके अंदर भी खास तौर से, क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर तो ये है नहीं, लेकिन सी और डी ग्रुप के अंदर वापस यहां से कोई प्रश्न आपके सामने हो सकता है। फिर उसके बाद में ये कल वाले पेपर के अंदर भी, पिछला जो पेपर था ग्रुप ए वाला उसमें भी आया है, ग्रुप बी के अंदर भी यहां से प्रश्न आया है। वर्ष 2022-23 के डाटा पूछ रहा है, और उसमें रेपसीड और सरसों का पूछा था, इसमें चावल का पूछा है, और कल ज्योग्राफी वाला होगा तो उसमें भी मेरे विचार से एक प्रश्न तो आपके सामने यहां से उत्पादन या उत्पादकता से संबंधित इससे रहने वाला है, और दूसरा जो कृषि जलवायु प्रदेश है उससे संबंधित मैप बेस या उसकी विशेषता देकर के आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो किससे संबंधित है, तो उसको भी जरूर आप ध्यान कर लें। और सी और डी ग्रुप वाले हैं वो भी इसको जरूर देख करके जाएं। एक तो मुझे लगता है कि आपके उत्पादन से संबंधित, जैसे यहाँ पे चावल का पूछ लिया, पिछले के अंदर सरसों और रेपसीड का, तो इस प्रकार की हमने जो एक सारणी बना करके यहाँ पे दे रखी है उसमें 22-23 के डाटा की बात की गई है, फसलों के नाम, और 22-23 के अंदर जो उत्पादन की बात की है। फिर उसके बाद में देखा जो आ गया, मक्का आ गया, यहाँ पे जो बात की गई है चावल, चावल के अंदर 22-23 के अंदर हमने लिखा
चावड़ी बुआ कोट्टागी, ऐसे लिख रखा है ना, चावड़ी बूहा। तो बू का मतलब सबसे पहले एक नंबर पे बूंदी आ गया, हनुमानगढ़ और कोटा। तो यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन की बात कर रखी है 2022-23 में, तो किसका नाम आएगा? बूंदी का आ जाएगा। तो ये प्रश्न यहां से आपका हो गया बूंदी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी हमने पीछे किया था कि 4 प्रमुख पेट्रोलियम के बेसिन हैं। इसमें पूछा है बीकानेर नागौर जो पेट्रोलिफेरस बेसिन, हमने जब आर्थिक समीक्षा की बात की थी तब भी किया था, उससे पहले भी नोट्सों के अंदर भी किए थे। 4 प्रमुख बेसिन हैं और ये हमने खान और खनन से संबंधित जहां पे बात की थी उसके अंदर 4 मैंने प्रमुख आपको 4 प्रमुख पेट्रोलियम युक्त बेसिन की बात की, जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इसमें सिक्कर नहीं है। तो आपके ऑप्शन के अंदर ये प्रश्न था कि हनुमानगढ़ आ गया, गंगानगर आ गया, चूरू आ गया, सिक्कर है, नहीं होगा। तो वापिस जो CD ग्रुप वाले हैं उनके अंदर भी खासतौर से वो यहां से जरूर देख लें इसको एक बार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, बस इतने, ये 10 से एक तरह से प्रश्न थे और 10 के 10 हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ऐसी कोई थोड़ा सा याद तो रखना पड़े। इससे ये है कि भी अगर हम विश्वास करके किसी काम को करते हैं तो निश्चित रूप से ठीक होता है। अब जिसका जैसा भी पेपर हुआ है उसके साथ में ज़्यादा मेल मिलाप बन करो ना। कल वाले जो पेपर दे रहे हैं वो बड़े धैर्य के साथ में नेक्स्ट जो पेपर है उसको दें, प्रश्न को ठीक से पढ़ें, आंसर को ठीक से भरें और उसके साथ में अगर 5वां ऑप्शन जो खाली छोड़ रहे हो उसके अंदर ई को खासतौर से जरूर भरना न भूलें और बिना हिचकिचाहट और घबराहट के आप पेपर दें। आपके लिए अग्रिम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर है वो अच्छा हो। और C और D ग्रुप वाले हैं वो एक बार इस पेपर का A और B ग्रुप वाले पेपर का एनालिसिस जरूर कर लें। उनके पास समय पड़ा है, उनको निश्चित रूप से 2, 4, 5 प्रश्नों का फायदा हो सकता है। बाकी और तो सबके लिए वो डाल दी जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, ये बता ही दिया आपको PDF, उसको एक बार आप देख लें। धन्यवाद।